आज के इस नामांकन के बाद जो सभा आयोजित की गई है, जन आशीर्वाद सभा, इसमें सुपौल लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए अभिभावकगण, माता बहनें, युवा नौजवान साथी, बैद्यनाथ मेहता के शुभचिंतक, कुटुंब रिश्तेदार, मीडिया बंधु और साथ ही पुलिसकर्मी जो यहाँ कड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, उन सभी को मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं जो आप इतनी चिलचिलाती धूप में सुपौल के कोने कोने से इस गर्मी में यहां आए हैं और बैद्यनाथ मेहता का मान और सम्मान बढ़ाए हैं। साथियों, सुपौल लोकसभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, कमोवेश बिहार के और भी जिला में एक ही है और ये समस्याएं आज भी वही हैं। आजादी के 77 साल के बाद भी जो उस समय थी, आज भी हम मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमराई हुई है। एक समय था जब इसी बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी था और भारत के दूसरे प्रदेश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग यहां पढ़ने आए करते थे और आज यह स्थिति है। बिहार के बच्चे भारत के दूसरे प्रदेश में, कोटा, दिल्ली में दर दर भटक रहे हैं उस शिक्षा को पाने के लिए। साथियों, आवास की व्यवस्था, सरकारें कई योजना चला रही हैं, लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से सुपौल लोकसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे का भ्रमण किया हूं और मेरा मानना है जो कोई भी नेता 5 बार भी एमपी बन जाए, बैद्यनाथ मेहता जितना इस 1 साल में सुपौल लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण किया है, जनता की सुख दुख को समझा है, उनके सुख दुख में साथ दिया है, यह असंभव है। साथियों, अभी भी 100 में 75 लोगों के पास पक्के मकान नहीं है और यह स्थिति आजादी के 77 साल के बाद है। निश्चित रूप से मेरा मानना है सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिए और सरकार ने कोई दूरगामी नीति नहीं अपनाई जो आज भी हम 70% आबादी बिहार की और देश की पक्के मकान से वंचित है। मैं कहता हूं प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री जी की भी कई योजनाएं चलती हैं। आप अपने पदाधिकारी को भेज दीजिए, क्षेत्र में सर्वे करा लीजिए, दलित महादलित की बस्ती में जाइए और वहां पाएंगे जो 2 छपरी का घर होता है, अभी भी टीना का छपरी होता है। आप सर्वे करा करके नाम नोट कर लीजिए जो किनके पास टीना का छपरी का घर है। एक घर जो छोटा सा एक कमरा है, उसी में खाना बनाते हैं, उसी में रहते भी हैं 5-7 लोग और वही स्थिति, यह स्थिति अगर आज भी है तो निश्चित रूप से मेरा मानना है जिस
समृद्ध भारत की कल्पना हम कर रहे हैं, जब तक हम इस गरीब बेरोजगार को, किसान को हम मजबूत नहीं करेंगे, उसे खुशहाल नहीं करेंगे, तो हम जिस समृद्ध भारत की कल्पना कर रहे हैं वह संभव नहीं है। साथियों, बिहार की 70% आबादी, 100 में 70 लोग खेती पर निर्भर हैं, गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, किसान हैं। और आप उनकी स्थिति से अवगत हैं। यहां भी ज्यादातर लोग किसान ही हैं इस सभा में, और उनकी स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, चाहे कड़ाके की ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो और बरसात का मौसम हो। और अभी भी उनकी स्थिति दयनीय है, वो खुशहाल नहीं है। अगर हम 5 बीघा वाला खेत किसान जो हैं, जो कि गांव में बहुत कम ही है, एक गांव में 5, 7, 10 लोग ऐसे हो सकते हैं, उनकी भी अगर हम तुलना कर दें एक छोटे से दुकानदार से, चौक चौराहा पर चाय की दुकान, पान की दुकान चलाता हो, छोटा किराना का दुकान हो, मेडिकल शॉप हो, उनसे भी अगर हम तुलना करें तो मेरा मानना है उनकी स्थिति अच्छी है 5 बीघा खेत वाले की अपेक्षा। बैजनाथ मेहता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बैजनाथ मेहता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जब तक इस 70% आबादी जो किसान है, उन्हें खुशहाल जब तक नहीं किया जाए, उनके खुशहाली के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाएं, तो वह खुशहाल नहीं हो सकता है। और किसान अगर खुशहाल नहीं होगा तो यह देश भी खुशहाल नहीं हो सकता है, बिहार भी खुशहाल नहीं हो सकता है। जरूरत है किसान को खुशहाल करने की, दूरगामी नीति अपनाने की। साथियों, जिस जिला में हम रहते हैं, सबसे ज्यादा पलायन इसी कोसी क्षेत्र से होता है, सुपौल से होता है। 2 करोड़ बेरोजगार युवा साथी मजदूर बिहार से दूसरे प्रदेश जाते हैं रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार को छोड़कर, अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर, अपनी माता बहनों को छोड़कर, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर। यह स्थिति आज भी है। आजादी के 77 साल के बाद। तो मेरा मानना है इसके लिए यहां की जनता दोषी नहीं है, यहां की सरकार दोषी है, और उसे निश्चित रूप से उन्हें स्वीकार करना ही चाहिए, जो हमने ऐसे ठोस निर्णय नहीं लिए, जो बिहार के बच्चे, बिहार के नौजवान, बिहार के मजदूर दूसरे प्रदेश में जाकर काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए विवश हैं। साथियों, समस्याएं अगर गिनाते जाएं तो उसका अंत नहीं है। अपने क्षेत्रीय भी कई समस्याएं हैं। हमारे इसी जिला से कोसी नदी बहती है और प्रति वर्ष कोसी की विभीषिका हम लोग झेलते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रभावित लोग होते हैं, जो कोसी तटबंध के बीच में रहते हैं और उसके बगल में भी और दूसरे भाग में भी कुछ न कुछ आंशिक असर जरूर पड़ता है। आज तक जो यहाँ की सरकार है, कोई ऐसे ठोस निर्णय नहीं लिए जो ये समस्याएं हैं बांध के अंदर भी,
जो तिनका तिनका जोड़कर कोसी के बांध के अंदर बसे लोग अपना आशियाना बनाते हैं और हर एक साल बाढ़ आती है और उनका वह आशियाना बहा कर लेकर चली जाती है और फिर हम साहस बांधते हैं क्योंकि हम धैर्यवान हैं, हम साहस से काम लेते हैं, सुपौल के लोग कायर नहीं होते हैं। फिर हम आशियाना बनाना शुरू करते हैं और दोबारा फिर बाढ़ आती है और हमारा आशियाना बहाकर लेकर चले जाती है, ध्वस्त कर देती है। साथियों, बैद्यनाथ मेहता आपकी लड़ाई लड़ने के लिए अपनी 7 साल की आईआरएस की नौकरी, जैसे आईएएस कलेक्टर होते हैं, आईपीएस एसपी होता है, उसी तरह से आईआरएस होता है और वह 7 साल नौकरी बची हुई थी उसको छोड़ करके आपके बीच आया है, आपका समर्थन लेने आया है, आपका आशीर्वाद लेने आया है। बैद्यनाथ मेहता नेता नहीं बनना चाहता। साथियों, नेता के कई गुण होते हैं और सारे गुण अगर आ जाएं तो बैद्यनाथ मेहता में और उस नेता में कोई अंतर नहीं रहेगा। नेता तो झूठ फरेब बोलते हैं, छल प्रपंच होता है, चुनाव के समय में तो बहुत वादे भी करते हैं। साथियों, हमें अपना भाई बना करके रखिए, अपना दोस्त बना के रखिए, अपना बेटा बना कर रखिए और जब भी बैद्यनाथ मेहता की जरूरत पड़े उन्हें बुलाइए। अपने दिल में बैद्यनाथ मेहता के लिए थोड़ी सी जगह जरूर बना लीजिए। हम एक सच्चे इंसान बने, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें। बैद्यनाथ मेहता यही संदेश लेकर आया है। बैद्यनाथ मेहता बड़ी पार्टी की तरह, जो 2 बड़ी पार्टियां हैं इस देश में जिनका गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है और एक इंडिया गठबंधन है, और ये दोनों गठबंधन के जो लोग हैं 5 साल के लिए हम सरकार चुनते हैं और 2 साल बचा ही रहता है, इस जुगाड़ में लग जाते हैं जो अगली सरकार हम कैसे बनावें। और साथियों, इसी क्रम में वह आपके चहेते नेता, जिनको आप आदर्श मानते हैं, हर एक समाज से कुछ नेता हैं जिनको उस समाज के लोग आदर्श मानते हैं, भगवान तक मान लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, घर में फोटो भी लगा के रखते हैं। ऐसे आदर्श नेता उस जुगाड़ में लग जाते हैं और आपके चहेते नेता को अपने साथ जोड़ लेते हैं। और यह प्रक्रिया केवल एक गठबंधन नहीं करता है, दोनों गठबंधन करते हैं और यह प्रक्रिया लगभग समाप्त भी हो चुकी है, चुनाव आ चुका है। और जिस गठबंधन का जातीय समीकरण, मैं सीधे तौर पर कहता हूं, सामाजिक बड़ी बात होगी, जातीय समीकरण जिस गठबंधन का मजबूत होता है उसके उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं। वो उम्मीदवार को थोप देते हैं हमारे ऊपर, हमारी भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं और हम उसकी भावना में बह भी जाते हैं क्योंकि हम उसको आदर्श मानते हैं। साथियों, ये गलती हम एक बार नहीं करते। थोपे हुए उम्मीदवार को हम वोट पार्टी के आधार पर अपने शीर्ष नेता, अपने आदर्श नेता के कहने पर देते हैं और जब चुनाव हो जाता है, चयन कर देते हैं, तब हमें एहसास होता है हमसे तो चूक हो गई, हमारे साथ धोखा हो गया, हम ठगे गए। हम हाथ मलते रह जाते हैं अपने निर्णय पर, हमने किसको चुन लिया। और फिर दोबारा चुनाव आता है
और दोबारा फिर वही नेता हमारे बीच आते हैं, हमारी भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं और अपने उम्मीदवार थोप देते हैं जिनको जनता कहीं से पसंद नहीं करती है। और सुपौल में इस बार फिर वही हुआ है। और मैं पहले से कह रहा था, मुझे आशंका थी ऐसा हो सकता है, फिर ऐसे ही उम्मीदवार हमें थोप दिए गए हैं और हमें विवश कर दिया गया है जो आप उसको चुनिए। बैद्यनाथ मेहता ने आपसे 1 साल पहले, 1.25 साल पहले वादा किया था, जो इस बार बैद्यनाथ मेहता आपको उन पार्टियों के द्वारा थोपे गए उम्मीदवार को, अंधे गुंगे को चुनने नहीं देगा। बैद्यनाथ मेहता आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त आपकी हक हकूक की लड़ाई लड़ेगा और आपको विवश होकर के ऐसे उम्मीदवार को वोट नहीं करना है। बैद्यनाथ मेहता आपकी आवाज के लिए, आपकी हक हकूक की लड़ाई के लिए मैदान में जरूर आएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। बड़ी चर्चा थी, हम एनडीए घटक के साथ थे, कई राउंड का सर्वे भी हुआ, बीजेपी गठबंधन में हम थे, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में थे। यहीं हम सदस्यता ग्रहण समारोह में आप सभी बहुत लोग आप में से आए भी होंगे। 5 राउंड का उन्होंने सर्वे कराया बीजेपी ने, यह चुनने के लिए जो सुपौल लोकसभा सीट कौन उम्मीदवार जीत सकता है। केवल बीजेपी से नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र में कौन ऐसा आदमी है जो सुपौल लोकसभा सीट जीत सकता है। उसके लिए कई माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आईबी के माध्यम से, पार्टी की अपनी भी आईबी होती है और भी कई तंत्र से उन्होंने सर्वे कराया। 1, 2 नहीं, 5 सर्वे कराया नवंबर से लेकर के अप्रैल तक। और इस 5 सर्वे में आपका बेटा, आपका दोस्त आपके समर्थन से नंबर 1 पर था। कुछ मीडिया साथियों ने भी, भारत लाइव ने भी एक सर्वे कराया था और आप सभी ने 100 में 69 लोगों ने बैद्यनाथ मेहता के पक्ष में वोट किया था और 31% में बाकी 5 उम्मीदवार थे। किसी को 100 में 12 लोगों ने, किसी को 4 लोगों ने, किसी को 8 लोगों ने वोट दिया था। और इसके बावजूद भी एनडीए ने बैद्यनाथ मेहता को इसलिए कैंडिडेट नहीं बनाया क्योंकि वह दिन को रात नहीं कहेगा, किसी के इशारे पर नहीं चलेगा, मुखौटा किसी का नहीं बनेगा। इसीलिए बैद्यनाथ मेहता को टिकट से वंचित किया गया। साथियों, आपसे हम 1 महीना दूर भी रहे, पटना दिल्ली का चक्कर लगाए टिकट के लिए, गुहार भी लगाए, आप हमें दीजिए, हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। सुपौल बहुत पीछे है, बहुत पिछड़ा है, हम आपके काम आएंगे। उनकी लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी सांसद चुने गए हैं घूमकर देखते नहीं है, बहुत शिकायत है। लेकिन बैद्यनाथ मेहता की गुहार नहीं सुनी गई और यह सीट ना तो मेरे गठबंधन को आया, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को। बीजेपी ने भी बहुत प्रयास किया जो बैद्यनाथ मेहता को इस सीट से लड़ा दें रिपोर्ट के आधार पर, लेकिन यह नीतीश जी के पलटी मारने के बाद यह सीट जो है जनता दल यूनाइटेड के कोटा में चला गया। हमने यहां के जो विश्वकर्मा जिनको बोला जाता है, कई लोगों ने कहा आप उनके पास चले जाइए, उन्हीं को कहिए जो आप हमें यह सीट जनता दल यूनाइटेड में चला गया है उम्मीदवार बना लें।
2 बार मिले और दोनों बार यह बोले आप चुनाव लड़िएगा। वहां तो ऑलरेडी सिटिंग उम्मीदवार है, दिलेसर बाबू लड़ेंगे चुनाव। इसके बाद मन थोड़ा दुखी जरूर हुआ, लेकिन डेली हजारों फोन आते थे। सुपौल से ही डेली 100-200 समर्थक पटना पहुंच जाते थे। जनता की यह आवाज थी, अगर आप एनडीए ने आपसे धोखा किया है, आपको टिकट से वंचित किया है, आप कोई टिकट लेके आ जाइए, लालटेन ही लेके आ जाइए, हम लोग सब आपको वोट देंगे। हमने वहां भी प्रयास किया। तेजस्वी जी से भी हमारी 1-to-1 4 बार मुलाकात हुई और बोले बैद्यनाथ जी आपके जैसे लोग हमारे पार्टी में आएगी, यह हमारे लिए मान सम्मान की बात है, गर्व की बात है। लालू जी से भी हम कई बार मिले, 8-9 बार, और वो बोलते थे मेहता तुम्ही को हम टिकट देंगे, तुम ही सीट निकाल सकता है, तुम्ही को हम देंगे, मजबूती से लड़ना। और आखिरी क्षण में वहां भी दगा हो गया, वहां भी साजिश हो गई और सुपौल की जनता जो है, एक दिन तो मुझे लगता है कई लोगों के घर में खाना भी नहीं बना होगा, कई लोगों ने आंसू भी बहाए। उसके बाद हमने एक सभा की छोटी सी, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, और बैद्यनाथ मेहता ने पिछले 1 साल में 18,000 समर्थक कार्यकर्ता बनाए हैं। बैद्यनाथ मेहता ने सुपौल के हर एक पंचायत में है। अगर किसी को यह भ्रम है, जो 2 दल है एनडीए या इंडिया को, जो बैद्यनाथ मेहता इंडिपेंडेंट है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बैद्यनाथ मेहता का संगठन जितना मजबूत है किसी भी पार्टी का नहीं है। हमने फौलाद खड़े किए हैं वहां, हर एक पंचायत में हमारे 2550 फौलाद हैं और किसी भी स्थिति में वह लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए बैद्यनाथ मेहता के साथ है। धोखे में मत रहिएगा, ये लोग अफवाह भी फैलाएंगे, जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनको वहां वोट नहीं है, वहां वोट नहीं है। आज जो इस सभा में भीड़ है, सभी लोग खाने चले गए, खाना भी नहीं शुरू करना था, सभी लोग खाने चले गए हैं। इस सभा में जो इतनी भीड़ है, मुझे लगता है 2 सभाएं यहाँ 2-3 दिन में हुई है, उन्हीं दोनों गठबंधन के, एनडीए गठबंधन की भी सभा हुई है और इंडिया गठबंधन की भी सभा हुई है। और मीडिया के बंधु आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे, जो बैद्यनाथ मेहता के कितने समर्थक और कार्यकर्ता हैं। मेरा मानना है उस दोनों को मिला दें तो उससे ज्यादा भीड़ बैद्यनाथ मेहता के इस सुपौल के गांधी मैदान में उमड़ पड़ा है। और यह दिखाने के लिए काफी है, जो हम किसी के धोखे बहकावे में नहीं आएंगे, जो निर्दलीय प्रत्याशी है किस समाज का वोट आएगा। साथियों, इसी स्टेज पर आप देखेंगे किसी एक गठबंधन को किसी एक समाज का वोट हो सकता है। उन्होंने हमें टुकड़ों टुकड़ों में बांटा है। हम पहले ऐसे नहीं थे, हम एक ही गांव में एक ही पंचायत में रहते हैं, बड़े सुख चैन से रहते थे, रहना चाहते भी हैं। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां जो है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमें टुकड़ों टुकड़ों में बांट देती है, भाई भाई को लड़ा देती है, केस मुकदमा तक हो जाता है, खून खराबा तक हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन इन पार्टियों का क्या, हम यहां गांव में पंचायत में भाई भाई में लड़ बैठते हैं, केस मुकदमा लड़ते रहते हैं और ये एक दिन एक हो जाते हैं, पलटी मार देते हैं।
और ऐसा नहीं है किसी एक दल ने ऐसा किया हो। और फिर हमें लगता है हम जो भाई भाई लड़ रहे थे समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, यह तो हमारे साथ, हमारी भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा था और हम अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। साथियों, बैद्यनाथ मेहता तोड़ने नहीं आया है, बैद्यनाथ मेहता समाज को जोड़ने आया है आपके बीच में। और ये पहला उदाहरण होगा इस देश का जो नेता किसी को जोड़ने आया है, तोड़ने नहीं आया है। और इस मंच पर जो उपस्थित भीड़ है, जिसमें सभी समाज के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, यह दर्शाता है जो बैद्यनाथ मेहता को किसी एक जाति धर्म विशेष का केवल वोट नहीं है, सभी समाज के लोग, सभी जाति धर्म के लोग बैद्यनाथ मेहता के साथ हैं, समर्थन कर रहे हैं। और इस बार ये जो दोनों पार्टियां हैं चुनाव में, उनके साथ जो है सही समय आने पर सही जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथियों, दल ने टिकट नहीं दिया, लेकिन बैद्यनाथ मेहता सुपौल लोकसभा क्षेत्र के हर दिल में रहते हैं, हर दिल में वास करता है। और मैं आपसे अनुरोध भी करता हूं, जो आप अपने दिल में बैद्यनाथ मेहता के लिए थोड़ी सी जगह जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि बैद्यनाथ मेहता की ताकत जो है आप ही की ताकत से होती है, क्योंकि आपकी ही ताकत जो है बैद्यनाथ मेहता को ताकत देती है। साथियों, यहां सभाएं हुई थी, मंच पर बड़े बड़े नेता आए थे। एनडीए गठबंधन में तो 2 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, कई मिनिस्टर भी आए थे, यहां मंत्री भी आए थे। और जब इंडिया गठबंधन की सभा हुई, उसमें भी तेजस्वी जी आए थे, मुकेश सहनी जी आए थे, और भी बड़े नेता आए थे। लेकिन बैद्यनाथ मेहता की इस सभा में आप ही सभी लोग हैं, सुपौल की आम आवाम है, जनता है, यहाँ के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, वही हमारी ताकत है। और हमारे लिए आप ही महान है, और आप ही का समर्थन अगर हमें मिला तो जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे भी ज्यादा समर्थन मिलेगा, और सुपौल इसका गवाह जरूर बनेगा।